तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन, जियाओजी और डेंगकुन तीनों ही डीमन सिल्वर ग्रास लेने के लिए आए थे। वहाँ उन्हें डीमन सिल्वर ग्रास मिल जाती है, लेकिन इसके बाद उन्हें इविल मिरर के अंदर 4 और लोग दिखते हैं जो अभी एक आदमी को परेशान कर रहे थे और उससे उसका हॉर्न छीनने की कोशिश कर रहे थे। पर फिर जिन, डेंगकुन और जियाओजी वहां पर जाकर उस आदमी को बचाते हैं और बाकी उन चारों को कैद कर लेते हैं। जिन यहाँ उनके लीडर का पता लगाना चाहता था, पर तभी उन चारों में से एक आदमी खुद को आजाद कराता है और जियाओजी को पकड़ लेता है और इसके बाद वो जिन से उसका हॉर्न मांगने लगा था। लेकिन जिन उसे समझाता है कि वो उनका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ उनके लीडर के बारे में जानना चाहता है क्योंकि उसे कुछ बात करनी है। अब वो आदमी कुछ भी कहे इसके पहले ही वहाँ पर स्विमिंग सिटी की एक जज, जिसे सब आइस गर्ल कहते हैं, वो आ जाती है और आते ही यहाँ इन लोगों पर हमला कर इन सभी को खत्म कर देती है। हालांकि जिन को ये चीज पसंद नहीं आई थी, लेकिन आइस गर्ल कहती है कि ये सब स्विमिंग सिटी के रूल के हिसाब से ही हुआ है। पर जिन इसके खिलाफ आवाज उठाता है और साथ ही डीमन मदर को भी बुरा भला कह देता है। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीमन मदर को बुरा भला कहने की वजह से आसमान से जिन के ऊपर बिजली गिरती है, जिसकी वजह से उसका वो हॉर्न आधा टूट चुका था। साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा तेजी से दर्द होता है, जिस वजह से वो चीखता है और फिर बेहोश हो जाता है। ये देखकर अभी जियाओजी और डेंगकुन दोनों ही बहुत घबरा गए थे। तभी आइस गर्ल कहती है कि ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि इसने स्विमिंग सिटी के लॉ को ब्रेक किया है। इसने रूलर का मजाक उड़ाया, जो कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल सख्त मना है, और इसी की वजह से शायद इसकी स्पिरिट को वैनिश कर दिया गया। पर जब वो फिर से देखती है तो कहने लगती है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इसकी सोल ही डैमेज हुई हो, इसलिए अब वो उसे खुद चेक करना चाहती थी। लेकिन तभी जियाओजी उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हारी ही वजह से जिन को चोट आई है, इसलिए तुम आगे मत बढ़ो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन इससे अब आइस गर्ल को भी गुस्सा आ गया था। अब वो कहने लगती है कि मैं यहाँ की जज हूँ और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो, तुम्हें इस चीज की पनिशमेंट भी मिल सकती है। लेकिन इस पर जियाओजी नहीं डरती और कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे सजा दो। इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी भी रिलीज करती है। साथ ही तभी वहाँ डेंगकुन भी कहती है कि मुझे यहाँ के रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आज मेरे मास्टर को कुछ हुआ तो मैं पूरे 9 एबीज रिलीम को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अभी डेंगकुन बहुत ज्यादा सीरियस थी, जिस वजह से आइस गर्ल भी थोड़ी सी हैरान होती है। पर अब तभी वहाँ पर यिंग जी आ जाता है और जिन की हालत देखता है। वो कहता है कि अभी हम सिटी के बाहर है और यहाँ पर डीमन हॉर्न की पावर धीरे धीरे और कम होते जाएगी, इसलिए हमें सिटी में चलना चाहिए। वो इन्हें टेलीपोर्ट कर वहाँ से ले जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो आइस गर्ल से कहता है कि वो जाकर अपने डार्क स्टार सीक्रेट रिलीम को संभाले। जिसके बाद आइस गर्ल वहाँ से लौट आई थी। अगले सीन में हम आइस गर्ल के मेन हॉल को देखते हैं। वो अभी वहाँ नहा रही थी और जिन के बारे में ही सोच रही थी। वो कहती है कि आखिर जिन है कौन और उसे देखकर मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा था। लेकिन तभी वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है, जिसके बाद जहां वो नहा रही थी वहां का पूरा पानी जम जाता है। पर उसी समय यिंग जी वहां पर आता है। वो कह रहा था कि शायद तुम फिर से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिस पर आइस गर्ल वहां से बाहर आकर उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने जिन और बाकियों की मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो खुद एक जज है। वैसे यिंग जी अभी उसे ये बताने के लिए आया था कि यहाँ के रूलर से उसे ऑर्डर मिला है कि उन्हें असली मुजरिम को पकड़ना है। यहाँ पर वो असल में डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप के लीडर की बात कर रहा था। तभी आइस गर्ल उससे जिन के बारे में पूछती है, जिस पर यिंग जी कहता है कि उसकी हालत अब ठीक है। होली वाटर को काम करने में करीबन आधा महीना लगेगा। शायद रूलर ने उसके ऊपर दया दिखाई, वरना वो अभी जिंदा नहीं बचता। वैसे अब इसके बाद वो ये भी कहता है कि तुम इस सब के बारे में भूल जाओ और फिर से इस तरह से किसी के बारे में मत सोचना। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुमने कुछ गलती की तो रूलर तुम्हें माफ नहीं करेगी। वैसे अब जब वो वहाँ से जा रहा था तभी आइस गर्ल उससे कहती है कि जज बनने से पहले हमारी सारी पुरानी मेमोरीज को हटा दिया गया था, क्योंकि ये जज बनने के लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ हल्का हल्का याद क्यों है। वो पूछती है कि आखिर मैं हूँ कौन, जिस पर यिंग जी गुस्से में अपनी एनर्जी रिलीज करता है और कहता है कि शायद तुम मरना चाहती हो, कोई भी रूलर से क्वेश्चन नहीं कर सकता। हालांकि फिर बाद में वो ये भी कहता है कि अगर सच में तुम मरना ही चाहती हो तो फिर किसी बहादुर इंसान को ढूंढो जो तुम्हें इस चीज का जवाब दे सके और जिसे मरने से डर भी ना लगता हो।
अब इसके बाद वो वहाँ से चला गया था और यहाँ आइस गर्ल सच में ये सोचने लगी थी कि वो बहादुर इंसान कौन हो सकता है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम जिन को देखते हैं उसे अभी हल्का हल्का होश आने लगा था। तभी वो अपने सामने जियाओजी को देखता है। जियाओजी उससे कहती है कि तुम्हें अभी भी बुखार है, इसलिए तुम्हें सो जाना चाहिए और इसके बाद वो उसे सुला देती है। अब अगली सुबह जब वहाँ सिटी के ऊपर वो डिवाइस अनाउंस कर रहा था कि 2 लोगों ने 3rd स्टेज को पार कर लिया है, तभी उसकी आवाज़ से जिन की नींद खुल जाती है और अब जब वो उठकर बैठता है तो वहाँ नीचे पैर के पास जियाओजी को सोता हुआ देखता है। वैसे वो उसे उठाता है पर जियाओजी जागती है तो उसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरी नींद लग गई थी। पर इस पर जिन कहता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुमने तो इतने टाइम तक मेरा ख्याल रखा, मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ का बदला कैसे चुकाऊंगा। पर जियाओजी उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसके बाद अब वो उसे वहाँ से बाहर ले आई थी, जहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात डेंगकुन से होती है। डेंगकुन अभी जिन को ठीक देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो तुरंत उसके पास आती है और उसे हक कर कर रोने लगती है। वो कहती है कि उसे लगा कि उसने जिन को खो दिया और अब शायद वो फिर से अकेली हो जाएगी। जिस पर जिन कहता है कि नहीं, मेरे जाने के बाद वैसे भी तो तुम फर्नेस बन जाती ना। लेकिन ये सुनकर डेंगकुन गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अभी भी आपको मजाक सूझ रहा है। पर जिन उसे शांत कराता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और अगर मैं कहीं जाऊंगा भी तो तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। वैसे अब तभी वहाँ पर लू आता है। वो अभी जिन की तारीफ करते हुए कह रहा था कि कमाल है, तुमने सिर्फ 10 दिन के अंदर रिकवर कर लिया। हालांकि जिन उसे देखते ही कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन डेंगकुन जिन को बताती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, इस वजह से उसके हाथ में जो मेडिसिन है वो असल में लू ने ही उन्हें दी है। वैसे अब लू वहाँ से आगे आने लगता है। वो कहता है कि अब तो तुमने सब कुछ सुन ही लिया, मेरा तुम्हारे ऊपर एक एहसान है, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। पर ये सुनकर जिन कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे कोई मेडिसिन नहीं मांगी, ये तुमने खुद अपनी इच्छा से दी है, इसलिए मैं इस एहसान को नहीं मानता। और इसके बाद वो वहीं खड़ी उनकी उस स्लेव गार्ड से लू को बाहर निकालने का कह देता है और फिर स्लेव गार्ड अपनी पावर का इस्तेमाल कर लू को वहां से बाहर टेलीपोर्ट कर देती है और फिर ये लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। अभी डेंगकुन जिन से पूछती है कि क्या हमें ये मेडिसिन वापस कर देनी चाहिए, जिस पर जिन कहता है कि नहीं, उसने ये अपनी मर्जी से हमें दी थी, इसलिए हमें भी इन्हें लौटाने की जरूरत नहीं। अब तभी लू फिर से वहाँ अंदर आ जाता है। वो कहता है कि स्लेव गार्ड सिर्फ नॉर्मल पीपल को आने से रोक सकते हैं, उनकी पावर का असर मुझ पर या और किसी जज पर नहीं हो सकता। पर इससे जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो पीछे पलट कर देखता है और जमीन से बहुत सारे पत्थर निकाल कर यहाँ लू की तरफ फेंकने लगता है। लू ने रोक तो रहा था, लेकिन वो हैरान था ये देखकर कि स्विमिंग सिटी के ऊपर जो खास पावर्स को यूज करने की रुकावट लगी हुई है उसका असर जिन पर नहीं हो रहा। और वो ये भी सोच रहा था कि अभी अभी जिन का हॉर्न फिर से रिकवर हुआ है और ऐसा होने के जस्ट बाद ही कोई इतनी पावर इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तभी वहाँ डेंगकुन नोटिस करती है कि जिन की बॉडी से एक डार्क ऑरा भी निकल रहा था, जो कि उसकी एविल पावर है। लेकिन वो हैरान थी कि ये ऑरा अचानक से जिन की बॉडी से क्यों निकल रहा है। तभी जियाओजी जिन को शांत कराने की कोशिश करती है, जिसके बाद जिन ठीक हो जाता है। पर फिर वो लू से कहता है कि देखो, हमारे घर में जजेस अलाउड नहीं है। और इतना कहकर वो उसकी मेडिसिन उसी की तरफ फेंकते हुए वापस लौटाने लगा था। तभी लू चिल्लाता है कि मेरी बात तो सुनो। पर इससे जिन इतने गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है कि जिस वजह से लू डर गया था। पर इसके बाद वो कहता है कि हम लोग एक बार फिर एक डील कर सकते हैं। अब डील सुनकर जिन उसकी बात सुनने को तैयार था। यहाँ लू उससे कहता है कि अभी स्विमिंग सिटी में हॉर्न चोरी होने के इंसिडेंट और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें बस उनके लीडर का पता लगाना है। अगर तुम इसमें मेरी मदद करो तो इसके बदले मैं अगले स्टेज की इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकता हूँ। हालांकि जिन इस पर कहने लगता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो पूरी तरह से मैं ही फंस जाऊंगा और तुम तो ऐसी चीजें करने में माहिर हो। इस चीज पर लू कहता है कि मेरी तारीफ के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें भी बहुत बड़ी चीज मिल रही है, इसलिए तुम रिस्क ले सकते हो। हालांकि फिर जिन कुछ सोचता है और कहता है कि देखो, मैं स्विमिंग सिटी का एक अच्छा नागरिक हूँ, इसलिए अगर मुझे डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ। और इसके बाद वो अपनी उस लैम्प गार्ड से कहकर लू को फिर से वहाँ से बाहर भेज देता है और फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।